जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। हम लोग ये जो आपकी कुछ वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आने वाली है पुलिस की, तो उसमें हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट को कुछ समझ रहे थे। मतलब ये साइंस का पोर्शन है और पिछली क्लास में हम लोग इसके कुछ पार्ट पढ़े हैं और अभी हम लोग फिर से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो चैप्टर हमारा था कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग एक बेसिक थोड़ा सा जानकारी लिए थे। अब आज हम लोग उसको थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा और समझेंगे डिटेल में कि और हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक बार थोड़ा सा हम इसको रिकैप करते हैं कि अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़े थे कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी कह लीजिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित हैं उनकी देखा जाए तो ये एक कोशिकाओं से मिल के बना था। छोटी छोटी कोशिकाएं, कोशिका इतनी बड़ी नहीं होती है, बस दिखाने के लिए, यहाँ के समझने के लिए बहुत छोटी होती है। तो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिल के बना था। जैसे ये पूरा हम कह लें एक कोशिका थी। अगर इसी तरह से ये जब कई कोशिकाएं ऐसे मिलेगी तो हम लोग इसको ऐसे मिल जाएगी, तो इसको हम लोग ऊतक बोले थे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बात करें तो टिश्यू कह रहे थे। और फिर ये जब मिलेगा तो टिश्यू सिस्टम बनेगा, फिर ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर बॉडी बनेगी। लेकिन हम लोग का जो मेन टॉपिक था ये था कोशिका के बारे में, जिसको हम लोग बायोलॉजी में कोशिका या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल। तो ये बात समझना था कि अगर इस सेल के अंदर, ध्यान समझिएगा, इस सेल के अंदर अगर हमें ये बात पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इससे मिलके बनने वाले चाहे ऊतक हो या इससे आगे जो बनेगा पूरी कंप्लीट बॉडी हो, वो कैसे बनी है वो थोड़ा सा समझ में आएगा। कैसे बनी है का मतलब ये कि अगर इसकी हम लोग स्टडी कर लेंगे इस कोशिका के बारे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो इससे बनने वाले, इस कोशिकाओं से मिल के बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, सजीव जिसको हम लोग कहेंगे, वो पता चलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए कि हमारी शरीर, ह्यूमन की बात करें तो शरीर की कुछ बनावट कुछ और है, और किसी और एनिमल को ले लें तो उसकी बनावट कुछ और है, और किसी दूसरे एनिमल को लेंगे तो उसकी बनावट भी डिफरेंस होगी, उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस सब कुछ डिफरेंस होगा। तो यही सब हम लोग इस ऐसे समझ पाएंगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब अपने इस पे आते हैं। तो अगर देखा जाए तो कोशिका जो हम लोग को पढ़ना है, देखिए ये अगर एक विकसित कोशिका है, उसमें कितने महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ फिर से बना दे रहे हैं, अगर ये एक कोशिका है तो उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी। पहली बात तो उसमें कोशिका वाल पाया जाएगा, अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं बस। दूसरा, उसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर आपका ये साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक। और अब इसी में भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, लवक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, तारक जिसको हम लोग सेंट्रोसोम बोलते हैं, और राइबोसोम, और लास्ट में रिक्तिका या रसधानी या इसको वैक्यूल बोलते हैं, अर्थात खाली स्थान। मतलब ये सारी चीज़ें इस सेल के अंदर पाई जाएगी। अब हमको क्या करना है, इस सेल के अंदर ये सारी चीज़ें जो पाई जाएंगी इनको हमको सबको क्रम बाई क्रम समझना है, और ये समझना है कि ये इनका क्या क्या फंक्शन होता है। जो ये सभी ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, इनका सबका क्या क्या फंक्शन होता है, एकदम अच्छी तरह से आराम से समझेंगे, तब फिर हम लोग इसके क्वेश्चन पे आएंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब पहले हम लोग बात करेंगे इसके फर्स्ट वाले पार्ट का, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो नज़र इधर आप दीजिएगा, ध्यान इधर दीजिएगा। देखिए सबसे पहला पार्ट हमारा है कोशिका भित्ति, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। तो चलिए हम लोग कोशिका भित्ति की बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक सेल दिख रहा है,
इतना छोटा, हम बार बार कह रहे हैं, इतना छोटा सेल नहीं होता है। सेल बहुत ही छोटा, हमारे आँखों से माइक्रोस्कोपिक ही होता है, हमारे आँखों से दिखाई नहीं देगा। ये एक्चुअली माइक्रोस्कोप से करके इसको जूम करके बनाया गया है। तो इसको हमको पढ़ना है, जूम जो चीज़ों को डिटेल में। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति देखा जाए तो ये कोशिका भित्ति कोशिका के चारों ओर एक कड़ी, मतलब हार्ड निर्जीव, मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और यह कोशिका को एक निश्चित आकार देता है तथा उसको उसका रक्षा करता है, मतलब इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको शेप देता है। जैसे ये रूम है जहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप लोग जहाँ बैठे होंगे आसपास, रूम के चारों तरफ दीवार है, वो दीवार क्या करती है? आपको चारों तरफ से सुरक्षा देती है कि कोई इसके अंदर आने ना पाए। इसी तरह से हमारा सेल भी ऐसा है कि इसके चारों तरफ से एक वाल होती है जिसे सेल वाल बोलते हैं। अब ये सेल वाल देखिए, जैसे यहाँ पे ये चारों तरफ से ये जो बनी है, कलर चेंज कर लें, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो एक सबसे बात की जाए, ये सबसे ऊपर वाली सेल, एक वाल, इसे चारों तरफ, जो ये चारों तरफ है इसको बोलेंगे प्राइमरी सेल वाल। और इसके जस्ट नीचे, दूसरे कलर से कर दे रहे हैं, इसके नीचे दूसरी वाल है एक, मतलब अगर कह लीजिए हमारे रूम में 2 दीवार बन जाए, मतलब डबल सुरक्षा, ठीक है, तो इसको हम लोग सेकेंडरी सेल वाल कहते हैं। यही दोनों मिला के हमारी बनती हैं सेल वाल। अब देखिए, इसी की वजह से इसका शेप है कि जैसे सेल वाल होगी, जैसे हमारे रूम का आकार वैसा होगा, जैसे हमारी दीवार बनाई जाएगी, 10 बाई 10 का बनाना है, 10 बाई 10 का निकलेगा, जैसा कुछ और डिजाइनें बनानी है, जैसी बनाएंगे वैसे बनेगा, तो वो शेप देता है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये इसका मुख्य रूप से इसकी रक्षा करता है कि इसके अंदर क्या चीज़ जाएगा क्या नहीं, हर चीज़ें अंदर जाने ना पाए, तो इसकी ये क्या करता है? रक्षा करता है, इसको बचाता है जो इसके अंदर चीज़ें होती हैं। अब बात की जाए सेल वाल जो होती है, ये देखा जाए तो ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे ये बात लिखा है कि कोशिका पीछे में ही था, ये जो सेल वाल होती है, ये सेल वाल, ये केवल और केवल हमारी बात की जाए तो ये कह लीजिए प्लांट सेल में पाई जाती हैं। केवल किस में पाई जाती है? ये प्लांट सेल में, मतलब कह लीजिए पादप कोशिका में, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, सेलुलोज की मिल के बनी होती है, ठीक है। अब हम लोग अगले बात पे चलते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर वाली वाल ये थी सेल वाल, अब सेल वाल के नीचे ही एक और वाल होती है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। देखिए उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, जो ये वाली वाल ग्रीन कलर की हम कर रहे हैं, एक नीचे इसकी होगी सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी पाई जाती है और एनिमल्स में भी पाई जाती है। और प्लांट में एनिमल में आपकी कोशिका भित्ति अर्थात सेल वाल नहीं पाया जाता है, और एनिमल में ये सेल वाल नहीं पाई जाती, और प्लांटों में पाई जाती है सेल वाल और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन भी। आगे देखिए, ये हम लोग इसकी बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये जंतु तथा पादप पौधों दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कोशिका द्रव्य के चारों ओर एक बहुत ही लचीली, मतलब बहुत सॉफ्ट होती है, महीन झिल्ली होती है, इसे जीवद्रव्य झिल्ली भी कह देते हैं हम लोग। यह अर्ध पारगम्य होती है, अतः कोशिकाओं में आने जाने वाले पदार्थ का नियमन करती है, और यह कोशिका के अंतः
वातावरण को सही व्यवस्था देती है। पहली बात तो ये जो झिल्ली होती है, देखिए ये हम झिल्ली बना दे रहे हैं कि जो इसके बाद जो सेल वाल के बाद पाई जाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन हमारी कोशिका में, मान लीजिए ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है, ये अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में बात करें तो उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल, और अर्ध मतलब आधा, मतलब ये ऐसी झिल्ली है, ऐसी मेम्ब्रेन है जिससे कुछ चीज़ें तो अंदर चली जाएंगी लेकिन और सारी चीज़ें अंदर नहीं आएगी। जैसे आपका दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा का साइज इतना है कि उसमें से कुछ लोग आ सकते हैं और कुछ लोग नहीं जा सकते हैं, तो आधे आएंगे आधे नहीं जाएंगे। अब जैसे अपने दरवाज़ा में अगर आप जाएंगे तो चले जाएंगे, अगर हाथी घुसाएंगे तो वो इस दरवाजे से घुस नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार से ये मेम्ब्रेन ही ऐसी होती है, इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ये एनिमल में भी पाई जाती है और प्लांट में भी पाई जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये यहाँ पे कोशिका झिल्ली जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये बना हुआ है कैसे? अगर हम लोग जैसे बात करें यहाँ पे फिर से देखिए, अगर ये फिर से सेल बनाए, इसके अंदर बहुत सारा चीज़ें हैं, तो यही हम कह रहे हैं, मान लो यही वाली सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इस सेल मेम्ब्रेन को अगर मोटा कर दिया जाए तो ये पूरी इस तरह से बनी हुई होती है। अब ये जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये देखा जाए तो यहाँ पे दिख ना रहा होगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। मतलब लिपिड और फास्फोर ये दोनों मिल के ऐसे जुड़े हुए होते हैं, और ये देखिए पूरी एक इस तरह से वाल बनी हुई होती है। इसी के अंदर से डिपेंड करता है क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। अब और आगे की बात करते हैं। अब देखिए आता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, हम बात करें कि अभी हम लोग देखिए, अभी हम लोग ये पढ़े कि ये सेल वाल थी और इसके नीचे हमारा एक सेल मेम्ब्रेन था। ठीक है, और अब बात करेंगे हम लोग प्रोटोप्लाज्म की। तो इसके अंदर पहले एक न्यूक्लियस होगा, फिर इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे लिक्विड फॉर्म में पूरा भरी रहेंगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो चीज भरा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम लोग ये समझेंगे इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसी को डिटेल पढ़ना है। तो देखिए, ये एक प्रकार से कह लीजिए इसको जीवन का सार भी कहते हैं। मतलब प्रोटोप्लाज्म को पूरे लाइफ जीवन का सार कहते हैं। एक विशिष्ट कारखाने की तरह होता है जिसके पूर्णतः कोशिका के अंदर ही उपस्थित घटकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा और बात समझते हैं। अब देखिए, कोशिका द्रव्य के अंदर हमारा प्रोटोप्लाज्म के अंदर, मतलब ये वाला जो था जीव द्रव्य के अंदर, ये मिलेगा हमको। पहला बात है कोशिका द्रव्य। अच्छा, थोड़ा सा हम बता दें कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में अंतर क्या है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की, प्रोटोप्लाज्म जिसमें देखा जाए तो कह लीजिए प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, मतलब ये जो जीव द्रव्य है इसके अंदर ये आपका कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये दोनों होते हैं। अब दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, चाहे आप प्रोटोप्लाज्म की बात करें चाहे साइटोप्लाज्म की बात करें। यहां समझिए, अगर हम ये कर दें इधर, तो इधर क्या हो गई, सेल वाल हो गई, इसी के अंदर सब कुछ ऐसे भरा है, बीच में न्यूक्लियस है और ये सारे लिक्विड फॉर्म में भरा हुआ है जो इसका। ठीक है, तो अगर हम कह लीजिए
अगर न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर लेंगे, ध्यान समझिए, अगर न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर लेंगे तो वो दोनों मिला के कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य। अगर इससे हम न्यूक्लियस को बाहर निकाल देंगे तो जो चीज़ बचेगा वो कहलाएगा केवल साइटोप्लाज्म। इसमें कन्फ्यूजन बहुत लाता है लोगों को, तो इसको समझ जाइए कि जीवद्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिल जाएगा, वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। और अगर इसी प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को निकाल दें तो वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म। बस अब हम लोग आगे समझेंगे कि इसके अंदर और क्या चीज़ होती हैं। तो अब पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर दूसरा पार्ट है न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सभी सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो केंद्रक की खोज अर्थात न्यूक्लियस की खोज 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इंपॉर्टेंट बात, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये देखिए 3D स्ट्रक्चर है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला एकदम 3D स्ट्रक्चर है ये वाला। इसको यहाँ से देखिए कट करके ये वाला बीच से इस पूरे न्यूक्लियस को निकाल के यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे आप समझिए थोड़ा सा, ये देखिए अब न्यूक्लियस में होता क्या क्या है हम बात करेंगे इसमें पहले, फिर उसके बाद काम क्या है। न्यूक्लियस कह लीजिए एक प्रकार का, ये इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। तो सबसे इसके अंदर जो ये सबसे बाहर की जो वाल दिख रही है ऐसे चारों तरफ से, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर इनवेलप। मतलब इसको चारों तरफ से घेरने वाला एक प्रकार की इसकी दीवार है। उसके बाद इसमें ऐसे छोटे छोटे देखिए पोर दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। बस में आई। और इसके अंदर अब ये कुछ ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। अब इसका काम बताएंगे। और ये न्यूक्लियस के अंदर जो बड़ा सा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। बस में आई। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर इनवेलप, इसके अंदर न्यूक्लियर पोर, फिर ये क्रोमैटिन, और बीच में लास्ट में सबसे सेंटर में होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है। अब देखिए इसका काम समझते हैं। केंद्रक एक गोलाकार धानी जीव द्रव्य की रचना है जो प्रायः कोशिका के केंद्रक में पाई जाती हैं, और कोशिका के केंद्र में पाई जाती हैं, और केंद्र के आधार पदार्थ केंद्रक द्रव्य कहलाता है। इसके अंदर एक बात और थी, ये देख लीजिए, ये जो भरा हुआ है इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य कह सकते हैं। इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा होगा, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। अब केंद्रक एक दोहरी झिल्ली मेम्ब्रेन केंद्रक द्रव्य द्वारा घिरे रहते हैं, और जो केंद्रक को ये क्रोमैटिन द्रव्य में ये धागे जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। हमने समझ लिया। क्रोमैटिन के अतिरिक्त केंद्रक में द्रव्य में जल, प्रोटीन, आरएनए तथा केंद्रिका पाई जाती है, इसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और ये केंद्रक कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। माता पिता के लक्षणों को आनुवांशिकी केंद्रक द्वारा ही होती है। मतलब हमारे सेल में जो भी नियंत्रण होता है वो सारा काम कौन करता है? केंद्रक करता है। नियंत्रण का मतलब ये आगे हमको इससे क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, हमारी सेल आगे कैसे रिस्पांस करेगी, वो सारों का, सभी चीज़ों का काम का जो नियंत्रण है वो हमारा कौन करता है? केंद्रक ही करता है। अब आगे देखिए, इस केंद्रक के अंदर कुछ चीज़ें और पाई जाती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। ध्यान दीजिए, हमने दिखाया था अभी वहाँ पे इस तरह से बीच में इसे ये न्यूक्लियोलस था और ये ऐसे क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे। जब ये ऐसे मिल जाएंगे पास पास तो सभी मिल के एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। ये जो दिख रहा है ये इसका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये मिल के बनता है क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि ये गुणसूत्र केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली धागे नुमा पतली कुंडली प्रत्यास्थ संरचना है जो इंटरफेज अवस्था में देखा जाता है। मतलब ये जब सेल डिवीजन होता है, मतलब जब सेल
एक सेल से 2 सेल बनता है तो उसी समय एक स्टेज आता है, उसको इंटरफेज कहते हैं। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आप लोगों को, बस इतना समझना है कि उस सेल के डिवीजन के समय ये फेस आती है, उसको इंटरफेज बोलते हैं। और ये गुणसूत्र अनुवांशिक वाहक होते हैं, मतलब जो करैक्टर, जैसे कि जैसा करैक्टर फादर का वैसा अगर बेबी में थोड़ा बहुत ट्रांसमिट होता है तो उस वही करैक्टर किसके द्वारा जाता है, इसी केंद्र के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं। मनुष्यों में देखा जाए तो 23 जोड़ी अर्थात 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था? क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। अब आगे बात करते हैं। क्रोमोसोम में ही कुछ चीज़ें और होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए। तो अभी जब हम लोग बात कर रहे थे कि डीएनए की मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है, तो ये मेन उसी के अंदर क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, वही होता है डीएनए। अब डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कभी कभी सीधा ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपके एग्जाम में, डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, अब ये देखा जाए तो कुछ विषाणुओं को छोड़ के, कुछ विषाणु मतलब वायरस को छोड़कर सभी जीवों में डीएनए अनुवांशिकी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और डीएनए जीवों में पाए जाने वाले सबसे बड़े अणु हैं। ठीक है, और प्रत्येक डीएनए हजारों इकाइयों का बना होता है और ये एकलक न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं इनके। जैसे ये आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसी के अंदर ये एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन होती है। और ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं हम लोग, यही मेन है जो कि आगे इनहेरेंट होता है अपने बच्चों में। अब देखिए दूसरा है आरएनए। ये भी सब कहाँ पाए जाने, सब लोग न्यूक्लियस के अंदर बात चल रही है। न्यूक्लियस के अंदर क्या? क्रोमोसोम, और इसी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और इस डीएनए में अब दूसरा है आरएनए। अब ये भी एक आरएनए भी ये देखा जाए तो ये भी एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये भी एक जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन ये आरएनए जो होता है वो डीएनए से ही बनता है। जैसे अगर डीएनए में हम लोग देखे थे तो ये कुछ ऐसा था, लेकिन आरएनए इसका आधा होगा, इसी से बनेगा, डीएनए से ही बनेगा, वो केवल एक स्टेज में होगा। जैसे ये देखिए आगे वाले स्ट्रक्चर में देखिए, इसमें देखिए ये डीएनए था, इसी जो डीएनए होता है यही डीएनए इस तरह से जब हो जाएगा ये सिंगल पेयर में, तो क्या कहलाएगा? आरएनए। और अब आपको जानकारी बताते हैं कि जब प्रोटीन बनती है सेल में, जैसे हमने बताया कि न्यूक्लियस ही सेल कैसी बनेगी, कब बनेगी, कहाँ बनेगी, हर चीज़ का निर्धारण कौन करता है? डीएनए ही करता है। तो जब डीएनए करता है तो पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए जैसा सिग्नल देगा वैसा प्रोटीन बनेगी। जैसा सिग्नल का मतलब है अगर आरएनए ने बोला कि हाथ वाली प्रोटीन बनानी है, सॉरी डीएनए ने, तो वो जाकर डीएनए से आरएनए बना, और आरएनए से फिर बोल देगा कि वो प्रोटीन ऐसे बनेगी जैसे कि हाथ वाली प्रोटीन बनेगी। बात समझ में आ रही होगी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बातें आती हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें से ये है कि अब हम लोग कोशिका द्रव्य के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग का मतलब हमने बताया कि ये जो हमारी सेल थी, ये जो हमारी कोशिका थी, इसके अंदर थोड़ा सा क्लियर कम है देखिए ये जो हमारी कोशिका थी, इस कोशिका के अंदर एक पढ़े हम लोग न्यूक्लियस के बारे में, ध्यान समझिए। हम लोग इस वाल को पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस पाया गया था उसको पढ़ लिए। इसके अंदर कुछ चीज़ें थी जैसे क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, उसको पढ़ लिए। अब इसी के अंदर जो चीज़ें ये प्रोटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्लास्टिड, अंतःप्रदब्बी जालिका, तारक्काय और राइबोसोम। ये सारी चीज़ें इसके अंदर तैर रही हैं। अब सबका अपना अलग अलग फंक्शन है, ध्यान समझिएगा। जैसे कि हमारे घर में कई रूम हैं, हर रूम का अलग अलग फंक्शन है। कोई किचन है,
बेडरूम है, और ये क्या बोलते हैं गेस्ट रूम है ना, बालकनी, सब के अपना अलग अलग फॉर्म है। इसी प्रकार जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या हैं, इनके सब के अपने अलग अलग फंक्शन हैं। तो हम लोग अब इसको डिटेल में पूरा 1 बाय 1 करके समझते हैं कि इसका किस किस तरह से इसका क्या काम है और इसका क्या फंक्शन। देखिए, तो पहला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का। पहली बात इसकी हम लोग डिस्कवर कर लें, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कोलकर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, मतलब इसको खोज किसने किया था। अब देखिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसका जो दिख रहा है इस दिखती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ये कुछ ऐसा जैसे ये दिख रहा है बना हुआ, ये इस तरह से स्ट्रक्चर, ये ऐसे अंदर एंट्री करके ऐसे 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 डबल लेयर की इसकी मेम्ब्रेन होती है ना, ये इस तरह से पूरा ये जो बना होता है। अब इसके अंदर जो अंदर वाली मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, और उसके बाद फिर इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन्स होती है, और इसके अंदर पाई जाती है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, इसके बीच में जो मेम्ब्रेन होती है, इस बीच में एक स्पेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसके यहाँ पे कुछ पाई जाती हैं, ये जो होती हैं इसको बोलते हैं क्रिस्टी, और इसमें डीएनए भी होता है, और इसमें राइबोसोम भी होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसका थोड़ा सा फंक्शन समझते हैं, इसका काम क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर, इंपॉर्टेंट बात, एकदम पावर हाउस ऑफ द सेल, एकदम अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। एकदम सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, सीधा इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसका हम लोग थोड़ा सा बात समझ लेते हैं कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। तो पावर हाउस की अगर हम लोग बात करें, पावर हाउस की, तो पावर हाउस से हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, मतलब हमको लाइट मिलती है, करंट मिलता है, जिससे हमारे घर में लाइट आती है, जलती है, उससे हम लोग यूज करते हैं। तो एक प्रकार से पावर हाउस, तो इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया को भी जो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो इसमें भी हमको एनर्जी मिलती है, हमको काम करना, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इस सब के लिए एनर्जी चाहिए, कहीं जाएंगे उसके लिए एनर्जी चाहिए, कुछ काम करेंगे उसके लिए एनर्जी चाहिए, हर चीज़ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और वो एनर्जी जो आती है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में उसका रोल होता है। अब उसका रोल कैसे होता है वो समझिए थोड़ा सा। देखिए, अगर हम बात करें हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में, हमको इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, तो बस इतनी ध्यान रखिए कि जब हम लोग कुछ भी खाते हैं तो या तो क्या खाएंगे, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट सॉरी, या फैट, प्रोटीन, है ना, इन्हीं सब चीज़ों से कुछ ना कुछ हम लोग इसको खाएंगे। अब जब खाते हैं तो हमको तुरंत एनर्जी खाने से नहीं मिलती है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर गाड़ी में पेट्रोल डाल देंगे, केवल पेट्रोल डालने से गाड़ी नहीं चलेगी, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको बर्न करना पड़ेगा। जब वो बर्न होगी, बर्न मतलब जलना, जलना मतलब से माचिस लगा के आग जला देना नहीं, मतलब जो ये सब चीज़ें हैं इसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। जब ये पार्ट में ब्रेक होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। बस में आई, जैसे जब पेट्रोल डालते हैं फिर उस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, पेट्रोल जलता है, उससे पावर जनरेट होता है, तब गाड़ी चलती है। तो ये जो ब्रेक डाउन करने का काम है, ये काम हमारे अंदर जाके यही माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी के अंदर होता है। बस इसको अभी आप इतना समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब का ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में। अब यही हमारी एनर्जी करेंसी है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब लास्ट में जो एनर्जी मिलती है हमको कहाँ से मिलती है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये देख लीजिए, इसमें जो बताया वही लिखा हुआ है के रूप में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, या एक क्षण गोला एवं सूत्र आकार के होते हैं, और ये दोहरी परत, मतलब बताया था ना, एक आउटर एक इनर,
का बना होता है, बाहरी परत सपाट होती है और अंदर वाली परत कई स्थानों पे ऐसे इस तरह से उंगली के आकार की समान संरचनाएं बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। बात में आई? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बनती है। और इन्हीं बीच में एक तरल पदार्थ जिसको मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, जिसमें कुछ एंजाइम तथा अन्य रिस्पायरेशन के संबंधी पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब अगला ऑर्गेनेल्स है, देखिए गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी को ही समझिए, इसका क्या काम होता है। पहली बात तो गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये चचा ने किए थे, कैमिलो गोल्जी ने। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखिए दिख रहा है। अब इसका फंक्शन क्या है समझिए। इसका गोल्जी बॉडी ये देखा जाए तो ये झिल्लियों की बनी चपटी तथा कुछ मुड़ी हुई थैलियों से समूह होता है, जो एक ऊपर एक चट्टे के रूप में लगा होता है। और इसका मुख्यतः कोशिका का काम होता है, इसका कोशिका पदार्थों का श्रावण का कार्य करता है। मतलब कोशिकाओं के पदार्थ में जो चीज़ें निकलती हैं उसको ये मतलब निकलवाने में हेल्प करता है, उसको अपने स्थान पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। किसको? गोल्जी बॉडी को। इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात इसका ये समझना है कि इसको खोज कैमिलो गोल्जी ने किया, और ये ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है। अब अगला देखिए, ये लाइसोसोम है। अगला पार्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है ये भी हमारे अंदर कोशिका के अंदर पाए जा रहे हैं। अब लाइसोसोम का अधिकांशतः जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, मतलब ये प्लांट में कम पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। और इसमें बहुत से एंजाइम होते हैं, पाए जाते हैं, जो कोशिका को पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। मतलब ये देखिए, लाइसोसोम हमारे कोशिकाओं में किसी चीज़ का पाचन करने में हेल्प करते हैं। मतलब जब कोई पाचन मतलब होता है उसको ब्रेक डाउन करके हमको उससे काम मुझे एब्जॉर्ब कराना, वो पाचन कहलाएगा। तो वो काम कौन करता है? लाइसोसोम। और दूसरी बात ये कि अगर कोई बाहर का पार्टिकल हमारे शरीर में आता है, हमारे सेल में आता है, तो उसको ये लोग क्या करते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, उसको या तो मार देंगे या तो उसको घेर के खुद ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। याद रखनी है, बस ये इंपॉर्टेंट है इसका। अगला देखिए, अगला है अंतःप्रदब्बी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं लिखा रहता है ER। ठीक है, अब ER का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये जो बीच में हम लोग अभी न्यूक्लियस पढ़े थे, वो न्यूक्लियस के ही चारों तरफ से ऐसे स्ट्रक्चर इसके बने होते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, इसका काम थोड़ा समझिए आगे। ये देखिए, ये जो अंतःप्रदब्बी झिल्ली होती है, यह कोशिका द्रव्य में फैला असंख्य पतली शाखाओं वाली झिल्लियों के एक जाल है। मतलब हर जगह पर ये पाया जाता है। ये भी दोहरी परत की बनी होती है, मतलब इसमें दो लेयर, एक और ये दो। इसकी बाहरी परत में एक अंग, इसमें राइबोसोम लगे होते हैं, और यह प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका में रासायनिक पदार्थों का संवहन करते हैं। मतलब इसके अंदर बाहर वाली परत में राइबोसोम लगे होते हैं, और यही राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि प्रोटीन का फॉर्मेशन, अभी हमने बताया था कि डीएनए में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो डीएनए होते हैं, वही क्या करता है, पहले डीएनए बनेगा, फिर आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा। तो उसको बनाने में ये हेल्प करते हैं हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। अभी हम लोग राइबोसोम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, अब अगला है सेंट्रोसोम। अगला ऑर्गेनल्स है कोशिका में पाया जाने वाला सेंट्रोसोम। यह जंतु कोशिकाओं तथा कुछ शैवाल मतलब ये प्लांट है, और एक कुछ कवक में केंद्रक के पास पाया जाता है, और यह एक या दो सेंट्रियोल का बना होता है। इसका कार्य कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल का बनाना होता है। देखिए समझिए ध्यान से, जो सेंट्रोसोम है, हम कह रहे हैं कि हमारी कोशिका एक सेल से दो सेल बनती भी रहती है, और फिर 2 से 4 ऐसे डिवाइड होती, तब तो ग्रोथ होता है ना। तो जब ग्रोथ होता है
तो जब ये सेल डिवाइड होती है तो ये कैसे डिवाइड होती है, पहले ये ऐसे रहेगी, फिर इसके बीच में ये कुछ इसके अंदर जो बीच चीज़ें हैं बीच की वो ऐसे अलग अलग होने लगती हैं, ऐसे पकड़ के, फिर ये धीरे से आगे चल के ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर ये अलग बन जाएगा। तो ये जो इसको यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं, इसके अंदर ये और इसको जो पकड़ के ऐसे रखती हैं ऐसे, यही इसका स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं और ये कोशिका के विभाजन में हेल्प करते हैं। जब ये विभाजित होगी तो इसे स्पिंडल फाइबर से ये जॉइन करते हैं। ये देखिए उसका कुछ इमेज है, ये इस तरह से स्पिंडल फाइबर है, ये पूरा धागे की समान संरचना होती है। और इसको देखो तो ये 3D तो नहीं दिख पा रहा है, ये कुछ ऐसे जैसे ये पेन दिख रहा है ना, कुछ इस तरह से ऐसा है, इसमें शेप बना हुआ है। तो इसमें शेप कुछ ज़्यादा बना है, ये ऐसे तो ये शेप और ये धागे नुमा अगर इसको बड़ा कर दें तो धागा बन जाएगा, इस तरह से इसका शेप होता है, तो वो हेल्प करता है उसमें। अब देखिए राइबोसोम, हम लोग आ ही गए बात राइबोसोम की। तो राइबोसोम देखा जाए तो ये गोला आकृति के सूक्ष्म कण होते हैं, मतलब बहुत छोटा होता है, जो स्वतंत्र अन्य कोशिकाओं के भित्तियों पर चिपके हुए मिलते हैं। जैसे देखा जाए तो हमारा ये सेल था, ये ऐसे हर जगह बाहर भी पाया जाएगा कहीं कहीं, और किसी ऑर्गेनेल्स के सतह पर, जैसे यहाँ पे चिपका हुआ, यहाँ पे ये कोई दूसरा ऑर्गेनेल है, यहाँ पे चिपका हुआ, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। और इनका जो राइबोसोम होते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। और इसमें RNA भी पाए जाते हैं इस राइबोसोम में। अभी हम लोग RNA के बारे में पढ़ चुके हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये देखिए कुछ ऐसा होता है राइबोसोम। अगर इसकी बात करें तो इसमें 2 यूनिट होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट जो ये दिख रही है, ये वाली जो ये दिख रही है एक लार्ज सब यूनिट है, और ये दूसरी वाली इसके स्मॉल सब यूनिट है। अब ये थोड़ा सा जान लीजिए, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये जो mRNA है, ये वाला पूरा, इसे mRNA पे ऐसे धीरे धीरे घिसटता है, ऐसे जाता है और इधर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहता है। तो इसीलिए RNA बोला था कि जो ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम जैसे आगे बढ़ता है इधर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि राइबोसोम का काम प्रोटीन संश्लेषण में होता है। अब आगे बात आती है, अब अलग है प्लास्टिड। तो देखिए प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड एक प्रकार का कह लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं लवक। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार का पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब होता है कि किसी भी कोशिका में जो कलर है, जिसकी वजह से वो कलर दिया गया है, जिस वजह से वो कलर का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इसी के अंदर होते हैं। तो देखा जाए तो लवक सभी भित्ति अंग जो केवल पादप कोशिकाओं में देखने को पाया जाता है। ये प्लास्टिड पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल में देखने को मिलता है। और जो भोजन बनाने, पहली बात तो संचय करने मदद करता है, और रंगों का आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। मतलब ये रंगों का भी निर्धारित करता है, भोजन बनाने का काम करता है, क्योंकि पादप में पाया जाता है, तो भी हम बताते हैं भोजन कैसे बनाता है। और उसमें कई कलर, जो उसके कलर दिखते हैं, वो कलर भी इन रंगों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, जिसका रंग हरा होता है, और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, जिसका सभी में रंग, इसमें सभी रंग बन सकते हैं, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ये पूरी तरह से रंगहीन लवक है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है। यहाँ से इसको समझ सकते हैं हम लोग इस तरह से। देखिए अब यही क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट बन सकता है, समय आने पे क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, ये फिर से क्रोमोप्लास्ट बन सकता है, ये फिर से ल्यूकोप्लास्ट बन सकता है। पास में आई? तो देखिए जो ये तो इसका कलर कैसा होता है, हमने पिछले क्लास में हम देखिए ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि भोजन कैसे बनाता है। और ये इसका कलर ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है, मतलब कह लीजिए रंगहीन। और ये क्रोमोप्लास्ट में इसमें हर प्रकार के कलर देखने को मिलेंगे। जैसे प्लांट में आपको हर प्रकार के लगभग कलर देखने को मिलते हैं, कि जैसे कि लीफ का कलर ग्रीन, फिर फलों का कुछ कलर येलो, कुछ का
ऑरेंज, इस तरह से अलग अलग कलर होते हैं, तो वो सब इसी में बनते हैं, क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए कि इसमें ये जो हम लोग बता रहे हैं भोजन कैसे बनता है, तो इसमें भोजन बनने का जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट करता है एक प्रकार से कह लीजिए प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो सिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस देखा जाए तो ये कहाँ होता है, हमारे ग्रीन प्लांट में। इसी ग्रीन प्लांट में ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल एक प्रकार सा पिगमेंट है जो कि सनलाइट को कैप्चर करके इसके अंदर ग्लूकोज, मतलब जो इसका फूड है, बनाता है। इसीलिए प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। बस में आई, तो इस बात पे ये है। अब अगला है, ये देखिए, इसको क्लोरोप्लास्ट में थोड़ा सा समझते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है, तो ये यहाँ पे देखा जाए तो देखिए क्लोरोप्लास्ट को देखा जाए तो ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है अंदर, मतलब ये जो किसी प्लांट की पत्तियों में जो ये मान लीजिए पत्ती है, लीफ है, तो इसके अंदर जो यहाँ होता है, तो इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये 2 लेयर का होता है, देखिए, एक ये वाली लेयर, एक ये वाली लेयर, और दूसरी लेयर है ये वाली लेयर। ये दोनों लेयर 2 लेयर के होते हैं। और इसके अंदर देखा जाए तो देखिए, इसमें आपको देखा है तो ये पूरा सिक्के के आकार का, जैसे सिक्का ले लीजिए, ऐसे एक के ऊपर एक रख दीजिए, तो अगर ये सिक्के को एक ऊपर एक रख देंगे तो ये बन जाता है आपका 2 पार्ट, एक ग्रेनम और एक थैलेकॉइड। तो अगर बात की जाए एक सिक्के की तो ग्रेनम कहलाएगा, और ये ऐसे जब लेयर एक के ऊपर एक रख जाए तो जो ग्रुप बनेगा उसको बोलेंगे ग्रेनम। एक सिक्का रहेगा थैलेकॉइड, और जब सिक्का सिक्का कई हो जाएगा तो कहलाएगा ग्रेनम। ठीक है, अब इसी के अंदर हमारा होता है फोटोसिंथेसिस, लीफ में जो बताया प्रकाश संश्लेषण, जिससे हमारा भोजन बनाते हैं प्लांट लोग, इसलिए वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक या ट्रॉफिक। अब सबसे लास्ट पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं सेल ऑर्गेनल्स को, जिसमें पाई जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्तिका या वैक्यूल्स। ध्यान से समझिए, अब ये सेल के पार्ट में पाई जाने वाली, जैसे आप फिर से यहां से समझिए, सेल में पाई जाने वाली ये बीच में ऐसे बड़ी सी ऐसे रिक्तिका पाई जाती है। अब इस रिक्तिका का क्या काम होता है, पहली बात तो ये समझिए कि इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, इसका नाम तो खाली स्थान है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें भरी होती हैं। ये जैसे ये पूरी हमारी सेल है, और इस सेल के अंदर कुछ भरा है, प्रोटोप्लाज्म ऐसे। ठीक है, अब इस प्रोटोप्लाज्म में बीच में इस सेल में बीच में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। अब इसका काम अभी हम पहले ये होता है, थोड़ा समझ लीजिए कि कभी ऐसा हो सकता है कि इस सेल का जो ये पानी है ये बाहर निकल जाए। जब बाहर निकल जाएगा तो ये सेल सिकुड़ जाएगी, सूख जाएगी, मर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो इस ऐसा ना हो, उसको बचाने के लिए अगर इससे पानी बाहर निकल जाएगा तो इसके अंदर जो चीज़ें भरा है लिक्विड, वो आके सेल में मिल जाएगा और इसको मेंटेन रखेगा। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से पानी इसमें ज़्यादा आ जाएगा, तो जब पानी ज़्यादा आ जाएगा या कोई लिक्विड ज़्यादा आ जाएगा तो भी ये फूल जाएगी, फट जाएगी, लुट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो जब ज़्यादा आएगा तो जो ज़्यादा है उसको ये अपने अंदर ले लेगा
और जब इससे अगर निकल जाएगा तो कम होगा तो फिर इसको दे देगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, जो रिक्तिका है सेल को बैलेंस करके रखता है। सेल के अंदर चीज़ें ना तो अधिक होने पाए ना तो कम, बस में आई। तो इसलिए अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो ये लेयर होती है, इस लेयर को हम लोग, ये जो बाहर की एक लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और इसके अंदर जो भरा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल सैक। बात समझ में आई? अब इसका देखिए, ये झिल्ली की बनी होती है, झिल्लियों की बनी होती है। इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसमें एक जलीय तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम लोग कोशिका रस बोलते हैं, और ये जल का आदान प्रदान में भाग लेते हैं। आदान प्रदान जो हमने बोला उसका मतलब यही है कि जब इसमें ज़्यादा चीज़ें, जब जैसे ये बीच में है, इसके चारों तरफ क्या है, हमारी सेल है ना। फिर से समझिए, अगर सेल में चीज़ें ज़्यादा होगी तो इसके अंदर चली जाएंगी, अगर इसमें कम होगा तो यहाँ से बाहर निकल आएगी। तो ये मेंटेन करके रखती है किसको, अपने सेल को। इस सेल के अंदर वाटर का ना तो अधिक वहाँ होने पाए और ना उसकी कमी होने पाए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सेल काम करता है। आई होप कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे होंगे। अब ये हमारा सेल का टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब हम लोग अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन में आए हैं। अब इसमें कुल ये तीसरा पार्ट हो रहा है, शायद 1 2 3 तीनों पार्ट आप लोग इसको पढ़िएगा। जो लोग अभी बीच में देख रहे हैं उसको शुरू वाले पार्ट अभी प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डलवा देते हैं, आप उसको देखिएगा। और तीनों पार्ट आराम से पढ़ के अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसका पूरा 1 लाइनर क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन में आया है वो MCQ सबको एक बार कर लेंगे, कम से कम 20 30 40 क्वेश्चन, तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है अगर कोशिका से आएगा तो। पढ़ने को तो बहुत कुछ है कोशिका में, लेकिन अपना लेवल होता है ना। हम लोग जो चीज़ें बात कर रहे हैं, जो चीज़ों को हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर कोशिका से आएगा तो इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना जो हमारे काम का हो, हमारा काम चल जाए। हमको रिसर्च नहीं करना, हमको PhD नहीं करनी। तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आया होगा तो हम अब इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट टर्म में। और एक बात, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हों तो आप सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अपने आस पड़ोस दोस्त यार भैया भाभी उनको बताइए यहाँ कुछ चीज़ें चल रही हैं, अगर ठीक लगें तो वो भी देखें। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।